Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 23rd of August 2021. तो गाइज आज है तारीख 23 अगस्त 2021 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। शुरुआत करेंगे एक छोटे से शानदार मोटिवेशन के साथ। आज का मोटिवेशन बोलता है इफ यू नेवर नो फेलियर यू विल नेवर नो सक्सेस। देखो, जब तक आप लोगों को फेलियर नहीं दिखाई देगा, जब तक आप चीज़ों के अंदर फेल नहीं होगे, तब तक कुछ नया नहीं सीखोगे, साथ ही साथ आप सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ पाओगे। तो ये ध्यान रखना, फेलियर आया है तो कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा। और डेफिनेटली हम लोग क्या करते हैं, अपना गोल जब हमने सेट कर रखा है, जब उस गोल को अचीव करते हैं तो बहुत सारे फेलियर्स रास्ते में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे फेलियर्स के साथ साथ हम लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं जो कि हमें डिमोटिवेट करती हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अपना जो गोल सेट कर रखा है उसके प्रति पूरी तरह से पैशनेट होना है, साथ ही साथ उस चीज़ को एंजॉय करनी है। जैसे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये मत सोचो यार एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा। अभी जो तैयारी कर रहे हो उसमें 100% दो, उस चीज़ को एंजॉय करके काम करो। ठीक है, हाँ, समझो चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि आप लोग आगे की टेंशन ले रहे हो, बिल्कुल नहीं। पहले जो करंट में आप जो भी कर रहे हो उसके ऊपर 100% फोकस करो। डेफिनेटली आगे चीज़ें सक्सेसफुली होने वाली हैं। ओके, तो फेलियर आएगा तो घबराना नहीं है, उस चीज़ को हंसी हंसी टालना है। साथ ही साथ देखना यह है कि हाँ, जो ये दिक्कत हुई थी मेरे साथ, जो ये मुझे परेशानी हुई है जिसकी वजह से मैं डिमोटिवेट हुआ हूँ, उसके पीछे के कारण क्या है। ठीक है, और यहाँ से मुझे क्या सीख मिली है। अब ये सब चीज़ें सीखने के बाद जो गलती आपने करी थी जिसकी वजह से आपको फेलियर मिला है, वो गलती तो कभी ज़िंदगी में दोहरानी नहीं है। जैसा मैं पहले ही बोलता हूँ, जो मिस्टेक कर चुके हो वो सेम मिस्टेक कभी नहीं दोहरानी है। बाकी आप हज़ारों मिस्टेक कर सकते हो लेकिन सेम मिस्टेक कभी नहीं दोहरानी है। तो ये चीज़ लाइफ में इंप्लीमेंट करो, काफ़ी हद तक बदलाव देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है हम लोग आज के वीडियो में। आज सबसे पहला आर्टिकल चर्चा करता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो जो क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म सिस्टम्स हैं, ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हो ये जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है बहुत धीमी गति से वर्क कर रहा है। अब इसके पीछे के क्या कारण है, इसमें आपको बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। ये आर्टिकल आपका इंडियन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देन उसके बाद प्रसाद स्कीम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। अभी प्रसाद स्कीम क्या होती है आगे हम डिस्कस करेंगे, क्यों है चर्चा में। प्लस यहाँ पे किसी टेम्पल के लिए इसको लाया गया था। प्लस आपको यहाँ पर कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स सिखा दूंगा, जैसे कि नागारा स्टाइल क्या होता है, और भी वेरियस चीज़ें आप लोगों को नई नई चीज़ें सीखने को मिलने वाली है इस आर्टिकल के रिगार्डिंग। देन उसका थर्ड आर्टिकल में एक नई प्रजाति मिली है फ्रॉग की। तो ये कास्केड फ्रॉग क्या है एग्जैक्टली, क्या इसका साइंटिफिक नेम है, कहाँ पर ये मिला है, और भी बहुत सारी चीज़ हम लोग कवर करने वाले हैं। इस टाइप के आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, खासकर जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में पिछले 2 दिनों से चाइना की 3 चाइल्ड पॉलिसी के बारे में न्यूज़ काफ़ी हद तक कवर की गई है। तो चाइना ने अप्रूव कर दी है 3 चाइल्ड पॉलिसी। क्यों अप्रूव करी है, क्या इसकी ज़रूरत पड़ गई, क्या इससे फ़ायदा होगा, ठीक है, चाइना आज के टाइम पर क्यों ऐसे काम कर रहा है, ये सब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अगेन एक जो सेकंड लास्ट आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर जो ये सोलर फोटोवोल्टेक प्रोजेक्ट होता है, फ्लोटिंग यानी पानी के ऊपर इसको लॉन्च किया गया है। तो ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, कितना मेगावाट का है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलने वाली हैं। एट द लास्ट हम लोग एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि न्यूज़ में है। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं, मतलब टोटल मिला के लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट गाइस आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर फॉलो कर लेना। अपनी जितनी भी क्वेरीज है मुझसे आप वहां पे पूछ सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं, हमने कल कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस किए थे। कल संडे था तो कल के आर्टिकल का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं ताकि हम लोग चीज़ों को कनेक्ट कर पाएं और याद रख पाएं। तो कल हमने पहला आर्टिकल में डिस्कशन किया था, भारत के अंदर जो वाटर क्राइसिस है बहुत ज़्यादा है, पानी की कमी दिखाई पड़ रही है, और आने वाले टाइम पर डेटा ये बताता है कि पानी की कमी बहुत ज़्यादा होने वाली है। और इस पानी की कमी की वजह से जो वेमेन है उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत फेस करने को मिलती है। साथ ही साथ आज के टाइम पर भी जो पानी है वो घरों में अवेलेबल है नहीं, दूर जगह पर मिल रहा है। घर से दूर जो कुआं है वहाँ पर है, या फिर कोई रिवर है वहाँ पर है। ठीक है, गाँव वाले एरियाज़ में खासकर ऐसा ही होता है। तो वेमेन ही यहाँ पर जाती हैं उस पानी को लेने, तो वेमेन को वाटर कैरियर भी बोला जाता है। तो ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं भारत के अंदर। देन उसके बाद हमने सेकंड आर्टिकल में डिस्कस किया था एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, महाराजा रंजीत सिंह जी के बारे में। पाकिस्तान के अंदर इनके स्टैचू को वेंडलाइज किया, इनके स्टैचू को तोड़ा गया था, उसी वजह से कल हमने डिस्कशन किया था महाराजा रंजीत सिंह जी कौन थे, इनका पूरा पूरा डिटेल देखा था हमने, पास्ट देखा था क्या इन्होंने वर्क किया था,
और मतलब कि कितना अपनी जो आर्मी है उसको किस प्रकार से उन्होंने मॉडर्नाइज किया था। यहाँ पर उन्होंने वेस्टर्न आर्मी और प्लस जो ट्रेडिशनल आर्मी है उसको दोनों को मिलाकर उन्होंने एक पावरफुल आर्मी जनरेट कर दी थी। तो यहाँ पर इसके बारे में मैंने कल डिस्कस किया था। देन उसके बाद हमने कल डिस्कस किया था डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के बारे में। तो एक तरीके से यहाँ पर ये स्कीम कुछ इस प्रकार की है कि हम लोग यहाँ पे पैसा लगाकर इस स्कीम को लॉन्च करेंगे। इससे क्या होगा, हम अपने कंट्री के अंदर जो डिफेंस के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं, चाहे वो गन्स हो, आर्टिलरीज हो या फिर ये सारी चीज़ें हों, तो इनका प्रोडक्शन हम अपनी कंट्री के अंदर खुद करें। हम अपनी कंट्री के अंदर इनको खुद बनाएं। बनाकर क्या करेंगे, हम लोग अपनी कंट्री के अंदर तो इस्तेमाल करेंगे ही, साथ ही साथ दूसरी कंट्री को बेचेंगे तो वहां से भी पैसा आएगा। तो हमारी इकोनॉमी के अंदर कहीं ना कहीं इसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी देखने को मिलेगा। इसके बारे में डिस्कशन किया था। देन उसके बाद सेंसस 2021 लॉन्च होने वाला है। अभी के लिए इसको पोस्टपोन कराया है, तो जल्दी यहाँ पर सेंसस 2021 आएगा जो जनगणना होती है। कल मैंने डिस्कस किया था ये सेंसस के अंदर क्या क्या एग्जैक्टली होता है। ठीक है, क्या क्या पॉपुलेशन के बारे में देखा जाता है। ठीक है, पॉपुलेशन का जो है एजुकेशन हो गया, या भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका पूरा का पूरा डेटा कलेक्ट किया जाता है और फिर उस डेटा के हिसाब से गवर्नमेंट जो है पॉलिसी बनाती है, डिसीजन मेकिंग करती है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। एट द लास्ट हमने कल बात करी थी भारत के अंदर जो लैंड डिग्रेडेशन है और डेजर्टिफिकेशन है ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मतलब जो ज़मीन है वो बंजर होती जा रही है, सूखा पड़ता जा रहा है ज़मीन में। ठीक है, पानी का जो लेवल है वो डाउन होता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं और ये रिपोर्ट पब्लिश करी थी इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने बताया भारत के अंदर ये सूखा जो पड़ रहा है ज़मीन वो काफ़ी ज़्यादा लेवल पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करेंगे आज के आर्टिकल्स को। तो आज का जो पहला आर्टिकल है वो आपका जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा और जीएस पेपर 2 के अंदर पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहला आर्टिकल चर्चा करता है स्लो पेस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स। अब ये आर्टिकल द हिंदू के अंदर आया था, आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। मैं सारे सोर्सेस भी आपको दिखाता रहूंगा कि कौन कौन से सोर्सेस से किन किन आर्टिकल्स को लिया गया है। तो आर्टिकल यहाँ पर बोलता है एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कोर ग्रुप एक्सप्रेस किया इन्होंने कि जो आज के टाइम पर क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म सिस्टम है ना वो बहुत धीमी गति से वर्क कर रहा है। मतलब किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम कर दिया, मान लो, ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति है जिसने क्राइम किया है। अब यहाँ पर क्राइम करने के बाद उस व्यक्ति को सजा बहुत देर से मिल रही है, प्लस इसने जिसके अगेंस्ट में क्राइम किया था उस व्यक्ति को जो जस्टिस है, जो न्याय है, वो बहुत देर से मिल रहा है। तो ये जो सिस्टम है ना पूरा का पूरा क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म सिस्टम वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है। उसके बारे में यहाँ पे न्यूज़ आई है। तो न्यूज़ में क्यों है तो मैंने आपको बता दिया, एनएचआरसी ने यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई हैं। और जो ये एनएचआरसी है इसके बारे में समझ लेते हैं। ये इसकी फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और ये एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था 12 अक्टूबर 1993 में। ठीक है, ध्यान रखना है, इसको बाद में 2006 में अमेंड किया गया, देन उसके बाद 2019 में अमेंड किया गया और यहाँ पे कुछ बदलाव हुए हैं। नाउ अभी यहाँ पर इसका मेन फोकस यह है कि जो मानव के अधिकार हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्शन देना, जैसे कि वो राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू लिबर्टी, राइट टू डिग्निटी, राइट टू इंटीग्रिटी। तो ये सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। अब फोकस करते हैं हम लोग भारत का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके ऊपर। तो ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसका मतलब क्या है, यानी कि जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जो कि काम कर रही हैं क्राइम को कम करने के लिए और क्राइम को एक तरीके से जो भी आप कह सकते हो क्रिमिनल हो रहे हैं, क्रिमिनल कंडक्शन हो रहा है उसको कम करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। और उसी प्रकार से जो एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता है इसको हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल कंट्रोल। आपको ध्यान रखना है, इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल कंट्रोल बोला जाता है। यहाँ पे बहुत सारे बदलाव देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे रिफॉर्म्स की बात हो रही है, रिफॉर्म्स मतलब चेंजेस लाना। तो ये जो क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म है यानी कि आपका जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है पूरा का पूरा, जहाँ पर क्राइम के रिगार्डिंग सारी चीज़ें चल रही हैं, लॉज वगैरह हैं, ठीक है, जस्टिस मिल रहा है, किसी को जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ जो भी चल रही है क्राइम जस्टिस सिस्टम के अंदर आपको 3 प्रकार के रिफॉर्म्स देखने को मिल जाते हैं। एक होता है जुडिशियल रिफॉर्म यानी जुडिशरी के अंदर काफ़ी बदलाव होना, प्रिजन रिफॉर्म होता है यानी कि जेल के अंदर बदलाव लाना, या फिर पुलिस रिफॉर्म होता है, पुलिस जो मतलब पूरा का पूरा यहाँ पे पुलिस सिस्टम है उसके अंदर रिफॉर्म लाना। तो 3 टाइप्स के रिफॉर्म होता है, लेकिन ये जो रिफॉर्म है ये काफ़ी स्लो बेसिस पर चल रहे हैं क्योंकि आज के टाइम पर जो भी क्राइम हो रहा है उसको सही से आगे मतलब जस्टिस मिल नहीं पा रहा है। एकदम जल्दी जो काम होता है ना, जल्दी से यहाँ पे केसेस वगैरह सॉल्व हो नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा धीरे चल रहे हैं। नौ अगर हम बात करें इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो जो भी हमारे पास क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस का फिर से मैं मतलब बता देता हूँ, जिसने भी क्राइम किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, जिसके प्रति क्राइम किया है उसको न्याय मिलना चाहिए, ठीक है, उसको जस्टिस मिलना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा वर्क करता है। इसका मेन फोकस यही है क्राइम को कम करना, जो क्रिमिनल्स हैं उनको सजा दिलवाना, ठीक है, क्रिमिनल्स के रिगार्डिंग लॉ बनाना, या फिर जो विक्टिम है जिसके प्रति क्राइम किया गया है उसको कंपनसेशन देना, उसको काफ़ी हद तक पैसा प्रोवाइड करवा देना ताकि जो दुख से वो गुजर रहा है उसको वो आगे ना फेस
फेस कर पाए, उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर होता है उसको मेंटेन करना सोसाइटी के अंदर। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं किसके, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, तो आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन ये है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर मतलब ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, क्राइम के बारे में जो जहाँ पे भी चीज़ें लिखी हैं वो कहाँ पर लिखी हैं, तो वो है इंडियन पिनल कोड के अंदर। तो आपको मालूम होगा हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क है, एक तो आईपीसी है और दूसरा है सीआरपीसी। जब आप लॉ पढ़ते हो, जिसने लॉ पढ़ा होगा उसे डिटेल में पता होगा, बट यहाँ पे आपको इंडियन पिनल कोड का देखने को मिल जाएगा और दूसरा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसको हम लोग सीआरपीसी बोलते हैं। तो इंडियन पिनल कोड के अंदर भी बहुत सारी सजा लिखी है कि मान लो कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो उसके क्राइम के लिए यहाँ पे बहुत सारी सजा वगैरह सब कुछ लिखी है। और ये जो आईपीसी है इसको एक तरीके से ड्राफ्ट किया गया था 1860 में, ध्यान रखना है आपको। देन उसके बाद जो ये क्राइम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, तो इसको भी एक तरीके से यहाँ पर इसी प्रकार से बनाया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर सजा करता है, क्राइम करता है, यहाँ पे कोई क्राइम करता है तो उसको जो सज़ा मिलनी है, जो पनिशमेंट मिलनी है, वो सब यहाँ पे लिखा है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी है, वैसे ही हर सज़ा का प्रावधान आपको इन दोनों के अंदर देखने को मिल जाएगा। ओके, नाउ बात करते हैं ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसके अंदर क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। आज के टाइम पर दिक्कत सबसे बड़ी यह है जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, ठीक है, मतलब लार्ज नंबर में पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं, तो आगे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा वर्क कर ही नहीं पाता है। बोला जा रहा है लगभग 4.4 करोड़ पेंडिंग केसेस पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। तो मतलब आगे चीज़ें कैसे बढ़ेंगी, अब कोई नया केस आएगा तो उसको इतना इंतजार करना पड़ेगा, तो हमारा जो ये सिस्टम है जस्टिस सिस्टम वो अच्छे से वर्क ही नहीं कर पा रहा है। दूसरा, यहाँ पे हाई नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स देखने को मिल जाएंगे, ऐसे केसेस होते हैं जो कि ट्रायल के अंदर चल रहे हैं। अब यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल भी अप्रूव नहीं हुई हैं, प्रूव नहीं हुई हैं, आगे चीज़ें बढ़ेंगी नहीं, तो अभी सिर्फ और सिर्फ ट्रायल के अंदर अंडर ट्रायल चल रहा है, जो प्रिजनर है उसके ऊपर सिर्फ अभी अंडर ट्रायल चल रहा है। तो आप कह सकते हो इंडिया जो है दुनिया भर में एक ऐसी लौती कंट्री है जहां पर जो अंडर ट्रायल प्रिजनर है, यानी कि जो कैदी हैं जो कि अंडर ट्रायल हैं, अब यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल से मतलब अप्रूव नहीं हो कि हाँ उसने ये क्राइम किया है, लेकिन जो अंडर ट्रायल कैदी हैं उनकी नंबरिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ये लोग देखने को मिल जाएंगे और अभी यहाँ पे कॉन्विक्ट साबित ही नहीं हुए हैं। तो दूसरी सिस्टम जो दूसरा यहाँ पर आप कह सकते हो दिक्कत है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर वो ये है। देन उसके बाद जो पुलिस रिफॉर्म्स है उसके अंदर बहुत ज़्यादा देरी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि पुलिस के अंदर आज के टाइम पर पुलिस सिस्टम के अंदर आपको बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि कस्टडी वायलेंस हो गया, ठीक है, और भी मतलब करप्शन वगैरह चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो जो पुलिस के अंदर बदलाव है, पुलिस सिस्टम के अंदर बदलाव है, बहुत धीरे धीरे लाया जा रहा है, तो इस चीज़ के अंदर भी आपको बदलाव करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ये भी दिक्कत है हमारे इस सिस्टम का। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि सजेशन क्या है इसके प्रति, आपका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो इसका सजेशन यह है कि आप लोग क्या करो, मलीमत कमेटी को इंप्लीमेंट करो। अब ये मलीमत कमेटी क्या है, तो आपको मालूम होगा 2000 के अंदर इस कमेटी ने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए थे। अब इसने यहाँ पर सजेशन ये दिए कि सबसे पहले जो भी एक्यूज्ड व्यक्ति है, मान लो जिसके ऊपर लांछन लगे हैं, तो वो क्या करे, उसको लॉ की नॉलेज प्रोवाइड करवाओ, ठीक है, अपने लॉ उसके पता हो कि हाँ मुझे इस लॉ की जानकारी है, जो मतलब उसके लिए महत्वपूर्ण लॉ हो उसको जानकारी पता हो, जो उसके राइट्स हैं, ठीक है, हिज और हर कोई भी यहाँ पे हो सकता है, मेल या फीमेल, तो उसके राइट्स जो भी हैं उनके बारे में पता, तो उनको इसके बारे में एजुकेट कर दिया जाए। देन उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो, तो यहाँ पे कमेटी ने दूसरा सजेस्ट ये किया है कि आपको इन्वेस्टिगेशन हाई लेवल पर चलानी है। ऐसा नहीं आप इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपके पास कुछ प्रूफ है नहीं और आपने जो है किसी को कॉन्विक्ट साबित कर दिया है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देन उसके बाद कोर्ट एंड जजेस के बीच में जो एक तरीके से जो आप कह सकते हो कि इनका जो पॉपुलेशन रेशियो है ना वो मेंटेन करके रखना है, क्योंकि आज के टाइम पर हो क्या रहा है कि जजेस जो है बहुत कम है और केसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जज और पॉपुलेशन का रेशियो मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ताकि जो है केसेस हर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा केसेस बहुत आराम से सॉल्व हो पाएँ। ओके, ऐसा नहीं है कि हाँ एक जज के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा बर्डन डाल दिया है, तो ऐसी चीज़ें ना देखने को मिलें। देन उसके बाद विटनेस प्रोटेक्शन, यानी कि जिसने गवाही दी है उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, क्योंकि उसकी भी मतलब आप कह सकते हो, अब जिसने गवाही दी है उसको भी खतरा पहुंचेगा, तो उस तरीके से उसकी प्रोटेक्शन के ऊपर काम किया जाए, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के ऊपर काम किया जाए, तो ये चीज़ यहाँ पे कमेटी बताती है। देन उसके बाद जो कोर्ट में वेकेशन चलती है, लंबी लंबी वेकेशन चली जाती है, तो उस वेकेशन को कम से कम किया जा सके। तो ये सारे रिकमेंडेशंस हैं जिसके थ्रू हम लोग जो ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसको इंप्रूव कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला आर्टिकल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जब आप यूपीएससी का सिलेबस देखोगे तो जो हिस्ट्री है या फिर आर्ट एंड कल्चर है, ये सब आपको जीएस पेपर 1 के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो टू बी वेरी स्पेसिफिक, यहाँ पे जो आर्टिकल है वो आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चर्चा हो रही है प्रसाद स्कीम के बारे में, तो ये आर्टिकल आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कवर किया गया था, क्योंकि अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उद्घाटन किया है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का, और वो सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका उद्घाटन किया गया है कहाँ पर, सोमनाथ मंदिर पर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है सोमनाथ टेम्पल, गुजरात के अंदर जो सौराष्ट्र वाला रीजन है वहाँ पर, तो वहीं पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को एक तरीके से लॉन्च किया गया। क्वेश्चन ये है, प्रसाद स्कीम तो आपने नाम सुन लिया, तो प्रसाद की कुछ फुल फॉर्म तो होगी, डेफिनेटली फुल फॉर्म है इसकी। प्रसाद की फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव।
जो कि आपके पवित्र स्थल हैं, ठीक है, पवित्र स्थल को एक तरीके से वापस से रिजुविनेट करना, नया करना, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर यानी जो भी हमारे पवित्र स्थल हैं उनके लिए यहाँ पर स्कीम चलाई जाती है, प्रसाद स्कीम, तो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन यह है, तो लॉन्च क्या किया गया, तो सोमनाथ एग्जीबिशन सेंटर का उद्घाटन किया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में चर्चा हो रही है, तो आगे मैं आपको बताऊंगा ये नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर एग्जैक्टली क्या है। लेकिन अभी हम बात करें तो ये जो टेम्पल है ना, सोमनाथ टेम्पल की बात हो रही है, इसको एक अहिल्याबाई टेम्पल भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि जो ये जो क्वीन थी अहिल्याबाई, ठीक है, तो इनके द्वारा ये एक तरीके से इंदौर की क्वीन थी, ठीक है, तो यहाँ पर इनके द्वारा ये टेम्पल बनाया गया था, क्योंकि टेम्पल बहुत बार टूटा है। आपको मालूम होगा सोमनाथ टेम्पल बहुत बार डिस्ट्रॉय किया गया है, लगभग 17 बार डिस्ट्रॉय किया गया है, बार बार बनाया गया है। तो यहाँ पर एक बार और टूट गया था ये टेम्पल, पुराना टेम्पल, तो इसको यहाँ पे वापस से रिबिल्ड किया है जो ये क्वीन है महारानी, इन्होंने, तो एक तरीके से इसको अहिल्याबाई टेम्पल भी बोला जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे गए हैं, इसमें जो है श्री पार्वती टेम्पल भी यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, लगभग 30 करोड़ रुपए यहाँ पे अनाउंस करे गए हैं। और जो ये टेम्पल होगा ये एक तरीके से बनने वाला है सोमपुर सलत स्टाइल के अंदर, एक तरीके से यहाँ पे भी गर्भगृह, नृत्य मंडप, ये सारी चीज़ें होंगी, तो मतलब नागरा स्टाइल से काफ़ी हद तक आप कह सकते हो कि यह मिलता जुलता रहेगा। तो मैं आपको बताऊंगा ये जो नागरा स्टाइल वाले टेम्पल होते हैं वो कैसे होते हैं। तो इस प्रकार के यहाँ पर ये जो टेम्पल है ये नागरा स्टाइल का ही देखने को मिल जाएगा। ये जो शिखर है, ये सारी चीज़ें मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर समझाऊंगा अच्छे से, थोड़ा सा और वेट करो, ठीक है। अभी हम लोग प्रसाद स्कीम के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमने पढ़ ली है। तो प्रसाद स्कीम के अंडर में ये सारी चीज़ें लॉन्च करी गई हैं। तो प्रसाद की फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया है। इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इस स्कीम को 2014-15 में। पहले इसका नाम प्रसाद हुआ करता था, एच नहीं था इसके अंदर, लेकिन अब बाद में 2017 के अंदर इसका एच और इंक्लूड कर दिया, यानी हेरिटेज, जो भी हमारी विरासतें हैं उनको और ऐड कर दिया गया इसके अंदर। नाउ अब यहाँ पर क्वेश्चन यह है कि इस पूरी स्कीम को इंप्लीमेंट कौन करता है। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के अंदर में आती हैं, जो कि आइडेंटिफाइड एजेंसीज हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़ें इसको इंप्लीमेंट करती हैं। अब इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो कि आपके पवित्र स्थल हैं, ठीक है, उनको नया करना, ठीक है, उनको आगे बढ़ाना। उसके बाद जो भी ये टूरिज्म है उसको प्रमोट करना, ठीक है, एक तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, जो भी हेरिटेज, जो कि अब विरासत हेरिटेज सिटी होगी, लोकल आर्ट्स हो गए, कल्चर, हैंडीक्राफ्ट, क्विजीन, ये सारी चीज़ें होंगी जो पुराने ज़माने के, तो ये इनका एक तरीके से यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ाना। साथ ही साथ यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है उसको यहाँ पे मेंटेन करके चलना है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं कहीं पर छूटा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा बिल्टअप करना। तो यहाँ पर इसका मेन फोकस यही होता है प्रसाद स्कीम का, तो आपको ध्यान रखना है। मेन फोकस यही है कि जो भी हमारे पवित्र स्थल हैं उनके लिए यहाँ पर ये स्कीम काम करती है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि अब इस स्कीम के अंडर पैसा कौन देता है। तो जो आप कह सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म प्रोवाइड करवाता है, सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पर देता है स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो टूरिज्म वगैरह को प्रमोट कर सके, लोग आए यहाँ पर घूमने, ठीक है। उसके लिए आपको नई नई चीज़ें यहाँ पर लेकर आनी पड़ेंगी। उसका सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहाँ पे फंड प्रोवाइड करवाता है। पब्लिक फंडिंग की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट देता है 100% यहाँ पे फंड। उसके साथ साथ कोई और प्रोजेक्ट जो होता है, इस प्रोजेक्ट की जो सस्टेनेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, यानी कि लंबा समय तक चलता रहे, तो उसके इंप्रूवमेंट के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फंड भी होता है, प्लस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिल जाएगी। ओके, क्वेश्चन यह है कि अभी जो टेम्पल बनेगा वो यहाँ पर आप कह सकते हो ये नागरा स्टाइल के अंदर बनेगा। तो नागरा स्टाइल कुछ इस प्रकार के टेम्पल होते हैं, ये तो आपको ध्यान रखना है। नागरा स्टाइल में ही हमारा सोमनाथ टेम्पल भी है देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे नागरा स्टाइल के अंदर जो ये सबसे बड़ा चोटी सी है, ये इसके ऊपर जो होता है वो होता है कलश, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये छोटा सा लट्टू सा जो है इसको बोलते हैं अमालका, ठीक है, अमालक। उसके बाद यहाँ पर ये है, ये होता है शिखर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो छोटे छोटे वाले शिखर बने हैं उसको बोलते हैं हम लोग उरु शिखर, और ये इससे छोटे से जो नीचे देखने को मिल जाएगा इसको बोलते हैं हम लोग अंतराल। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर जो आगे इसको बोलते हैं हम लोग महामंडप। तो टेम्पल यहाँ से शुरू होता है, जो नीचे सबसे पहले होता है बेसमेंट। बेसमेंट के बाद जब आप यहाँ पर चलोगे तो ये थोड़ा सा रेस्ड प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ऊंचा उठा हुआ प्लेटफॉर्म है। देन उसके बाद ऊपर आप चलोगे तो यहाँ पे प्रदक्षिणा पात हो गया, जहाँ पे आप लोग प्रदक्षिणा कर सकते हो। देन उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलोगे तो यहाँ पे अर्ध मंडप आ गया, यानी कि आधा मंडप है जहाँ पे पूजा होगी। देन उसके बाद ये पूरा मंडप देखने को मिल जाएगा। अर्ध मंडप से थोड़ा और आगे चलोगे मंडप हो जाएगा। देन उसके बाद अंदर और जाओगे महामंडप हो जाएगा, देन अंतराल हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। और जो सबसे अंदर होता है, मान लो सबसे ऊंची चोटी है, जो सबसे ऊंची चोटी सबसे अंदर जो भगवान बैठे होंगे, ठीक है, वो कौन से वाले एरिया में बैठे होंगे, वो होंगे गर्भगृह के अंदर, ठीक है, उस वाले एरिया को बोलते हैं गर्भगृह। ओके, तो ये इस प्रकार से टेम्पल बनता है, तो आपको ध्यान रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अगला आर्टिकल एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। एनवायरमेंट आता है आपका जीएस पेपर 3 के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है
यहाँ पे चर्चा हो रही है, नई प्रजाति मिली है कास्केड फ्रॉग की अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो न्यूज़ में क्यों है आपको पता ही चल गया, आर्टिकल आप देख पाओगे, द हिंदू ने इस आर्टिकल को कवर किया है। नई प्रजाति मिली है अरुणाचल प्रदेश के अंदर और एक तरीके से इसका जो नाम है वो आदि ट्राइब के ऊपर ही रखा गया है। तो आदि ट्राइब क्या होती है ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले इस फ्रॉग के बारे में बात कर लेते हैं। यह ब्राउन कलर का फ्रॉग है और इसका जो साइज़ है वो लगभग 4 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर का देखने को मिल जाएगा। यह है इस फ्रॉग की पिक्चर। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसको ना पहले अमलोप बोला जाता है, अमलोप एडिकोलेप्स बोला जाता था, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका जो अपीयरेंस है देखने में ही बहुत अलग है, बाकी फ्रॉग से काफ़ी अलग देखने को मिल जाएगा। एडल्ट साइज है, बॉडी कलर अलग है, ठीक है, अलग अलग मार्किंग्स देखने को मिल जाएंगी, स्किन का टेक्सचर अलग है। तो अलग अलग यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो एज कम्पेयर टू द अदर फ्रॉग्स यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंट देखने को मिल जाएगा, ऐसा बोला गया है। चाहे आप इसके यहाँ पर पंजे देखो, चाहे इसका स्किन टेक्सचर देखो या इसका कलरिंग देखो। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसका जो नाम है आदि कास्केड फ्रॉग, ये कैसे पड़ा? इसका जो साइंटिफिक नाम है एग्जैक्टली वो है अमोलोप एडिकोला, लेकिन ये जो नाम है ये पड़ा है अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक आप कह सकते हो आदिवासी की कम्युनिटी रहती है जिनका नाम है आदि ट्राइब, ठीक है। ये आदि ट्राइब कहाँ पे रहते हैं? आदि हिल्स के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, जो आदि ट्राइब है इन्हीं के नाम पर ये इस फ्रॉग का नाम रखा गया है। ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। आदि ट्राइब्स कहाँ पर पाई जाती हैं? अरुणाचल प्रदेश के अंदर पाई जाती हैं। और ये जो फ्रॉग है ये कास्केड फ्रॉग कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? क्योंकि जो अभी ये फ्रॉग है अमोलोप एडिकोला, ये कास्केड फ्रॉग है और कास्केड फ्रॉग बिलोंग करता है जेनस अमिलोप से, मतलब इसका साइंटिफिक नेम आपको अमिलोप एडिकोला ही देखने को मिल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब यहाँ पर ये जो फ्रॉग है ना बहुत सारे एरिया में देखने को मिलता है, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, भारत के अंदर नॉर्थ इंडिया में देखने को मिल जाएगा, नेपाल, भूटान, चाइना, यहाँ सभी जगह पर पाया जाता है। अब अरुणाचल प्रदेश के अंदर आदि ट्राइब पाई जाती है, तो इसी के नाम पे, इसी यहाँ पर आप कह सकते हो जो आदिवासी कम्युनिटी, इसी के नाम पर इस फ्रॉग का नाम रखा गया है, इस मेंढक का नाम रखा गया है। तो आदि ट्राइब क्या है? आदि ट्राइब जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर पाई जाती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के अंदर सबसे पहले बार आई थी ये 16 सेंचुरी के अंदर। ये कहाँ से आए थे? सदर्न चाइना से ही आए थे। और ये जो ट्राइब पॉपुलेशन है ये एक तरीके से तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज बोलती है, आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद यहाँ पर लगभग जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं बैम्बूज के आइटम बनाने में। देन उसके बाद इनके जो फेस्टिवल होता है, त्यौहार होता है, उसमें से एक सोलंग फेस्टिवल होता है, ठीक है, सोलंग फेस्टिवल मनाते हैं। उसके बाद अरन फेस्टिवल होता है। तो ये कुछ त्यौहार है, दो मेजर फेस्टिवल हैं आदि ट्राइब के, दोनों के नाम याद रखना है, एक है सोलंग, एक है अरन, दो ही मेजर फेस्टिवल्स हैं। उसके बाद ये एक शेड्यूल ट्राइब आपको देखने को मिल जाएगा और अरुणाचल प्रदेश के अंदर, मतलब ये जो आदि ट्राइब है इसको शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में के अंदर डाल रखा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स है जो कि शेड्यूल ट्राइब्स की लिस्ट के अंदर देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन ये वाली एसटी के अंदर है, तो आपको ध्यान रखना है। अब अगला आर्टिकल इंटरनेशनल न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2 के अंदर आपका आईआर का पूरा टॉपिक आता है। चर्चा हो रही है चाइना के 3 चाइल्ड पॉलिसी के बारे में। तो चाइना अपनी 3 चाइल्ड पॉलिसी को फॉर्मली पास कर चुका है। अब यहाँ पर चाइना का ऐसा क्यों रोल देखने को मिलेगा, आप देख पाओगे आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक्सप्लेन पेज में डिटेल में बताया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, चाइना ने सबसे पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी लॉन्च करी थी, ठीक है, क्योंकि उस समय लगभग 1950 के आसपास की बात है। तो मतलब उस समय तो चाइना की जो पॉपुलेशन है तब से ही लगातार गिर रही है। पहले चाइना की जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ी थी, मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा बूम देखने को मिला, बहुत तेज़ी से इनकी जनसंख्या बढ़ती रही। तो चाइना ने ये सब देखा कि हाँ यार पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो उस चीज़ को देखते हुए उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी को लॉन्च किया कि अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चा कर पाएंगे, एक बच्चे के अलावा जो भी होगा, ठीक है, तो उसको बहुत सारे जो इंसेंटिव सरकार प्रोवाइड करवाती है वो नहीं मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर चाइना ने क्या करा, अब ये जैसे चीज़ें आगे चलती रहीं, काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया, अब आगे बढ़ाए तरह। लेकिन जब इन्होंने डेटा कलेक्ट किया पिछले 10-20 साल का एक बार में डेटा निकाला, तो पता ये चला है कि पॉपुलेशन जो है इनकी जनसंख्या वो धड़ाम से गिर चुकी है नीचे। एक तरीके से पॉपुलेशन धीरे धीरे ग्रो हो रही है, बहुत ज़्यादा धीमी गति से ग्रो हो रही है। और मतलब बच्चे जो हैं नए बच्चे जन्म नहीं ले रहे हैं, हो क्या रहा है, लोग बूढ़े हो रहे हैं। तो मतलब क्या है, मान लो यहाँ पर जब बच्चे जन्म नहीं लेंगे, नई फ्यूचर जनरेशन नहीं आएगी, तो क्या होगा, यहाँ पे जो लोग हैं पहले से एग्जिस्टिंग लोग हैं वो काम करते करते वो बूढ़े हो जाएंगे, और जो यंग लोग हैं वो भी यहाँ पर वर्किंग कैटेगरी के अंदर वो भी बूढ़े हो जाएंगे। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि मतलब जो लोग हैं, मतलब जो एक तरीके से नए लोग होने चाहिए, जो कि तो यंग पीपल होने चाहिए, तो यंग पीपल खत्म ही हो जाएंगे चाइना के अंदर अगर ऐसी चीज़ें चलती रहीं तो, ठीक है। सब लोग बूढ़े ही रहे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, मतलब चाइना बूढ़ा होता हुआ नजर आ रहा है, ये चीज़ आप कह सकते हो। तो 2 चाइल्ड पॉलिसी के ये पता चला। अब 2 चाइल्ड पॉलिसी के बाद भी जब यहाँ पर देखने को ये मिला कि यार लगातार बुरा हाल होता जा रहा है, लोगों की जो जनसंख्या है वो बूढ़ी होती जा रही है, प्लस वहाँ पे बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, तो उसके बाद इन्होंने 3 चाइल्ड पॉलिसी को अभी लॉन्च कर दिया है। तो 3 चाइल्ड पॉलिसी पास कर दी, इन्होंने बोला है कि सरकार जो है यहाँ पर
बहुत सारे इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाएगी, बहुत कुछ यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड करवाने वाली है अगर किसी के 3 बच्चे होते हैं तो। मतलब यहाँ पर अब कोशिश कर रही है सरकार की ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बच्चे हों लोगों के। लेकिन आज के टाइम पर लोग तब भी फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोगों का कहना यह है कि हम लोग अपने करियर की तरफ हैं और हम लोग एजुकेटेड पीपल हैं, तो हम लोग यहाँ पर अभी फोकस नहीं कर रहे हैं पॉपुलेशन के ऊपर, अभी ये लोग अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। बट यहाँ पर ये चाइना के लिए कहीं ना कहीं कंसर्न वाली बात है क्योंकि पूरी की जो चाइनीज़ पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं ओल्ड एज कैटेगरी के अंदर बिलोंग करती हुई नजर आएगी। तो ये दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप आपको ये आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला आर्टिकल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी आता है आपका जीएस पेपर 3 के अंदर। तो अभी फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट को यहाँ पे एक तरीके से लॉन्च किया गया है, तो आप कह सकते हो कमीशन किया गया है। तो जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है जिसको हम लोग एनटीपीसी लिमिटेड बोलते हैं, इसी ने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को कमीशन किया। ये जो प्रोजेक्ट है ये 25 मेगावाट का है और ये कहाँ पे लगाया गया एग्जैक्टली, तो आंध्र प्रदेश के अंदर जो सिमाद्री थर्मल स्टेशन है, ठीक है, उसके रिजर्वायर पर ये लगाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कुछ इस प्रकार का ये सोलर पावर, जो ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया जाता है, जो तैरता हुआ यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग सोलर जो एनर्जी है यानी कि सूर्य की एनर्जी है उसको हम लोग अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है इसका हमने इस पर नदी पे लगा रखा है, तो इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट भी देखने को मिल जाएगा। ओके, ये आर्टिकल पीआईबी से लिया गया और आपको मालूम होगा पीआईबी जो है गवर्नमेंट सोर्स है, यानी सरकार अपना डेटा प्रोवाइड करवाती है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये पहला सोलर प्रोजेक्ट है जिसको सेटअप किया जा रहा है एक फ्लेक्सिबिलाइजेशन स्कीम के अंडर में। लेकिन इस प्रोजेक्ट के बारे में जो नोटिफाई था, अनाउंसमेंट था, वो 2018 के अंदर ही कर दिया गया था। नाउ ये जो फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉलेशन होता है इसमें यहाँ पर एक यूनिक डिज़ाइन देखने को मिलता है, मतलब कुछ अलग ही प्रकार के डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। लगभग काफ़ी एरिया में ये फैला हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। एनटीपीसी जो है आज के टाइम पर ये भी प्लान कर रहा है हाइड्रोजन बेस्ड जो माइक्रोग्रिड सिस्टम है ये भी लॉन्च किया जाए सिमाद्री के अंदर यानी आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो क्लीन फ्यूल के ऊपर यहाँ पर ये लोग वर्क करने वाले हैं। देन उसके बाद जो अगला आर्टिकल है वो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये जो पॉलिटी वाला सेक्शन है वो आपका जीएस पेपर 2 के अंदर आता है। तो लास्ट आर्टिकल आज का छोटा सा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में चर्चा करी गई है। तो कल्याण सिंह जी के बारे में बात की गई है। तो इनका जन्म हुआ था 1932 में और अभी डेथ हो गई है इनकी 2021 के अंदर। तो यहाँ पे इसी वजह से चर्चा में है क्योंकि इनकी डेथ हुई है। ये एक इंडियन पॉलिटिशियन थे, साथ ही साथ जो बीजेपी के मेंबर थे, तो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी इनकी देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ इन्होंने 2 बार एज अ चीफ मिनिस्टर सर्व किया है उत्तर प्रदेश के, ठीक है। 2 बार सीएम रह चुके हैं कल्याण सिंह, तो आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इनको अपॉइंट किया गया था एज अ सीएम ऑफ यूपी। पहली बार जो ये अपॉइंट करे गए थे सीएम के तौर पे वो था 1991 में, लेकिन उन्होंने बाद में रिजाइन कर दिया था डिमोलिशन जो हुआ था बाबरी मस्जिद का उसके बाद। देन उसके बाद यहाँ पर ये वापस से चीफ मिनिस्टर बने दूसरी बार 1997 के अंदर, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर इनको अपनी पार्टी के द्वारा रिमूव कर दिया गया 1999 में। फिर उसके बाद यहाँ पर अपॉइंट करे गए गवर्नर ऑफ राजस्थान 2014 में। मतलब इसी प्रकार से इनका जो ये एक तरीके से पोजीशन रही है वो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा बेहतर तरीके से उन्होंने वर्क किया है, उसके बारे में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मतलब सिर्फ एक छोटी सी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बात की गई है। ये आर्टिकल कोई यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट क्या है ना, ये आर्टिकल वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। आई होप आप लोगों को सभी आर्टिकल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।